Good evening students, welcome to online classes. Today we are going to discuss about amoebic dysentery. Amoebic dysentery का causal agent है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका विच इज़ अ प्रोटोजोन. एक प्रोटोजोन है जिसके थ्रू अमीबिक डिसेंट्री हो जाती है. इस पैरासाइट को सबसे पहले लॉश ने रशिया के अंदर 1857 में डिस्कवर किया था. इट लिव्स इन लार्ज इंटेस्टिन एंड लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टिन इन ह्यूमन बींग्स. जनरली जब इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके बाद ये कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, जो स्मॉल इंटेस्टिन का लोअर पार्ट है या तो वहाँ पर होगा या लार्ज इंटेस्टिन में रहता है. मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो जो इसके सीस्ट होते हैं उसके थ्रू इन्फेक्शन फैलता है. और जनरली जो फ्लाइज होती हैं वो फ्लाइज क्या करती हैं, फिशेस वगैरह के ऊपर फ्लाई करती हैं जहाँ से वो अपने साथ सीस्ट को कैरी करके लेके आती हैं. और जितना भी जो एनगल्फिंग मटेरियल है, फूड है, ड्रिंक्स हैं, उसको वो कंटामिनेट कर देती है, जिसके थ्रू जो सीस्ट हैं वो हमारे जो एडिबल चीज़ें होती हैं वहाँ पर पहुँच जाता है और उसके थ्रू हमें इन्फेक्शन हो जाता है. सिम्टम्स की अगर बात करें तो सिम्टम्स में जो ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम सिक्रीट करता है जिसे साइटोलाइसिन बोलते हैं. वो क्या करता है, हमारी जो इंटेस्टीन की म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको इरोड कर देता है, उसका लिसिस कर देता है, जिसकी वजह से अल्सर हो जाता है. अल्सर होगा तो वहाँ से ब्लीडिंग होगी, जिसकी वजह से डिसेंट्री हो जाती है. जो पर्सन है, अगर सिम्टम्स की प्रॉपर वे में बात करें तो सिम्टम्स में आ जाता है इसके कि इसकी वजह से सीवियर पेन होता है, एब्डोमेन में फीवर आ जाता है, नोज़िया हो जाता है, नर्वसनेस हो जाती है. अगर क्रॉनिक केसेस की बात करें तो क्रॉनिक केस में अगर इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा फैल जाए तो उस केस में जो इंटेस्टिनल वॉल है वो पंक्चर हो जाती है. ठीक है, उसमें छेद हो जाते हैं जिसकी वजह से पर्सन की डेथ भी हो सकती है. जो ये पैरासाइट है वो इंटेस्टिनल मेम्ब्रेन से इन्वेड होके लीवर, लंग्स और ब्रेन में पहुंच जाता है, क्योंकि वहाँ से वो ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है. ब्लड स्ट्रीम से वो पर्सन के लीवर में, लंग्स में, ब्रेन में पहुंच सकता है और वहाँ पर वो क्या करता है, लीजन्स और अब्सेशन कॉज करता है, उस एरिया को ख़राब कर देता है, वहाँ की सेल्स का लिसिस कर देता है और जिससे पर्सन की डेथ हो सकती है. ये डायमॉर्फिक है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका. इसकी दो स्टेजेस होती हैं, एक है मैग्ना, दूसरी है माइन्यूटा. जो मैग्ना स्टेज है वो हार्मफुल होती है और माइन्यूटा स्टेज हार्मलेस होती है. अगर हम इसके प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करें तो जनरल क्लीनलीनेस रखनी चाहिए, साफ़ सुथरा हम फूड मटेरियल हैं अपने फूड को कवर करके रखें. जो ड्रिंक्स हैं उसको, जो पानी हम यूज़ करते हैं वो कंटामिनेटेड नहीं होना चाहिए. जो हम वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं, फ्रूट्स यूज़ करते हैं, उसको सबसे पहले धोना चाहिए और उसके बाद ही उन्हें यूज़ करना चाहिए. और अपने जो फूड है, ड्रिंक्स हैं, उसको डस्ट से, फ्लाई से या कॉकरोचेस से बचा के रखना चाहिए, क्योंकि यही जो वेक्टर्स हैं इनके थ्रू ही जो इन्फेक्शन है वो कंटामिनेशन है वो हो सकती है. अगर हम बात करें फूड की तो एडिक्वेट कुकिंग होनी चाहिए फूड की. खाने को अच्छे से पकाकर खाना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे हम चाउमीन वगैरह भी खाते हैं तो उसके अंदर डायरेक्टली हम वेजिटेबल्स को कच्चा ही खाते हैं. तो अगर कच्चा होगा तो सीस्ट मतलब ख़त्म नहीं होंगे और वो हमारी बॉडी के अंदर चले जाएंगे और उससे इन्फेक्शन हो सकता है. अगर पर्सन को इन्फेक्शन हो जाता है तो उस केस में इन्फेक्टेड पर्सन को डॉक्टर को दिखाना चाहिए और जो भी सूटेबल मेडिसिन है, जो भी फिजिशियन प्रिस्क्राइब करता है, उसको लेना चाहिए. नेक्स्ट डिजीज़ है एस्कैरियासिस. एस्कैरियासिस का कॉजल एजेंट है एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडिस, जो एक तरह का वर्म है. ये जो ह्यूमन इंटेस्टिन है वहाँ पर फ्रीली प्रेजेंट होता है, मतलब ये इसकी कोई भी अटैचमेंट नहीं होती इंटेस्टिन में, बस ये फ्रीली प्रेजेंट रहता है. और ये क्या करता है, जो भी डाइजेस्टेड फूड होता है होस्ट का उसको खाता रहता है और जो पर्सन है उसको प्रॉपर डाइट नहीं मिलती. अगर मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो जो पर्सन है वो उसे इन्फेक्शन होता है एस्कैरिस से जो एस्कैरिस है उसके एग्स के थ्रू. तो जो एस्कैरिस के एग्स हैं वो फूड या वाटर के थ्रू पर्सन के अंदर चले जाते हैं. तो
या तो एस्कैरिस के एग्स सॉइल के थ्रू, फूड के थ्रू, वाटर के थ्रू पर्सन के अंदर एंटर करेंगे, जो कि जैसे ही एग स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे वहाँ पर उनकी हैचिंग हो जाती है। वो जो एग्स होते हैं वो इतने रेजिस्टेंट होते हैं कि वो HCl के, जो हमारा स्टमक का HCl है, उससे उन एग्स के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके उनकी हैचिंग होती है और वहाँ से जो टाइनी वर्म्स हैं वो लिबरेट होते हैं। उन टाइनी वर्म्स को जुवेनाइल वर्म्स बोला जाता है। जुवेनाइल स्टेज होती है वो उनकी, और वो जो वर्म्स हैं वो वहाँ से लिबरेट हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहाँ पर वो एडल्ट वर्म में चेंज हो जाते हैं। अब जो एडल्ट वर्म हैं वो मेल और फीमेल की फॉर्म में होते हैं। जो मेल और फीमेल वहाँ पे रहेंगे, वो कॉपुलेशन करेंगे, उनकी फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन के बाद वो एग ले करेंगे इंटेस्टाइन में, और जो एग्स होंगे वो फीसेस के थ्रू पास आउट हो जाते हैं। और अगर वो फीसेस सॉइल के कांटेक्ट में आते हैं या एयर के थ्रू सॉइल में चले जाते हैं, किसी सॉइल में आएंगे और सॉइल के थ्रू वो एयर के थ्रू कहीं भी किसी भी जगह फैल सकते हैं, और या फिर फ्लाइज के थ्रू वो किसी भी फूड मटेरियल है, वाटर है, वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उसके थ्रू कंटामिनेशन हो जाती है। और वो पर्सन, अगर जैसे छोटे बच्चे होते हैं, ज़्यादातर उन्हें इस तरह का इन्फेक्शन होता है, तो वो जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी खाते हैं। तो मिट्टी में एस्कैरिस के एग्स हो सकते हैं जिसके थ्रू उन्हें इन्फेक्शन हो सकता है। तो जो एस्कैरिस है इस तरह से पर्सन की बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। अब अगर तो इन्फेक्शन कम है तो उससे पर्सन की हेल्थ पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता। अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है तो वीकनेस आ जाती है, क्योंकि जितना भी फूड कोई भी एडल्ट है या फिर कोई छोटा बच्चा है, अगर जितना भी फूड वो इनगल्फ कर रहा है, जितनी भी डाइट वो ले रहा है, वो पूरी डाइट उसकी बॉडी तक नहीं पहुंचती, उसकी बॉडी में मतलब सेल्स तक नहीं पहुंचती, क्योंकि जो हमारी इंटेस्टाइन है वहीं वो जो डाइजेस्टेड फूड है उसको जो एस्कैरिस हैं वो वहीं पर उसको यूटिलाइज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो होस्ट के लिए कुछ बचता नहीं है, जिसकी वजह से वीकनेस आ जाती है, एनीमिया हो सकता है, और कई बार ज़्यादा इन्फेक्शन की वजह से जो एस्कैरिस है वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, जो कि इंटेस्टिनल म्यूकोसा के अंदर इरिटेशन कॉज करते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता। अगर इन्फेक्शन और ज़्यादा हो जाए तो उस केस में नोज़िया हो जाता है, कफ हो सकता है, सीवियर कॉलिक पेन हो सकती है, और कई बार तो म्यूकस मेम्ब्रेन भी डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से एंटेराइटिस या पेरिटोनाइटिस हो सकता है, और जिसकी वजह से पर्सन की पुअर ग्रोथ होती है, मेंटल डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होती, मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है। कंट्रोल मेजर्स में क्या है, अगर प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल हो और सीवेज टैंक्स हो तो डायरेक्टली, जैसे बोलते हैं, खुले में शौच ना किया जाए, तो उसकी वजह से कंटामिनेशन को रोका जा सकता है। जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हम यूज़ करते हैं उन्हें धोकर खाना चाहिए, और जो एडल्ट वर्म हैं, अगर पर्सन कोई छोटे बच्चे हैं उनको वर्म्स उनके पेट में हैं तो उनको दवाई दी जाती है। जैसे 9th 10th तक के बच्चों को भी दवाइयाँ दी जाती हैं कीड़ों के लिए, और इसी तरह से जो पेशेंट्स हैं उसको भी, अगर बड़े हैं तो उनको सूटेबल ड्रग्स दी जाएं, तो उसके थ्रू जो एडल्ट वर्म्स हैं उनसे छुटकारा मिल सकता है, उनको रिमूव किया जा सकता है बॉडी से। ज़्यादातर ये छोटे बच्चों को अफेक्ट करता है। इसके बाद है नेक्स्ट डिजीज़ फिलीरियासिस, जिसको एलिफेंटियासिस भी बोला जाता है। एलिफेंटियासिस क्यों बोला जाता है, हाथी पैर इससे बोला जाता है क्योंकि इस केस में क्या है, जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो पर्सन का कोई भी जैसे पैर है, अगर वहाँ की लिम्फेटिक वेसल्स ब्लॉक हुई हैं तो वो पैर हाथी जैसा बड़ा हो जाता है। तो इसकी वजह से डिजीज़ को एलिफेंटियासिस बोला गया है। इसका कॉजल एजेंट है फिलेरियल वर्म, जिसका ज़ूलॉजिकल नेम है वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, फिलेरियासिस बहुत इंपॉर्टेंट है। वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी इसका कॉजल एजेंट है, और इंडिया के अंदर ब्रूगिया मलाई एक नई स्पीशीज़ है वर्म की, इसके थ्रू भी जो
एलिफेंटियासिस है वो हो सकता है, और इसे ट्रांसमिट करते हैं मैंसोनिया मस्कीटो, ठीक है, इंडिया में। अगर मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो विचरेरिया बैनक्रॉफ्टी के वैसे कहाँ पर प्रेजेंट होता है, अगर पर्सन इन्फेक्टेड है तो वो लिम्फेटिक वेसल्स में आ जाएगा, लिम्फेटिक ग्लैंड्स को अफेक्ट करेगा। वहाँ पर फिलीरियल वर्म्स होते हैं, उनकी जो फीमेल्स होती हैं वो फीमेल्स क्या करती हैं, वर्म्स मतलब वीवी पैरस होती हैं, वो वीवी पैरस है मतलब वो डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ देती हैं। वर्म्स वहाँ पर होते हैं और उन छोटे वर्म्स को माइक्रोफिलीरी बोला जाता है। जो ये वर्म्स होते हैं ये डीप वेसल्स में शिफ्ट हो जाते हैं वहाँ से, लिम्फेटिक वेसल से, और लंग्स में आ जाते हैं। लंग्स में आने के बाद लंग्स तक पहुँचते हैं, और रात को क्या होता है, जो वर्म्स हैं वो रात के टाइम पे जो सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स होती हैं, मतलब ब्लड वेसल्स हमारी जो वेन्स हैं पर्टिकुलरली ऊपर वाली जो सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर आ जाते हैं रात के टाइम। और रात के टाइम जो क्यूलेक्स फेटिजन मस्कीटो है वो बाइट करती है, और वो क्या करती है, ब्लड के साथ साथ उन वर्म्स को भी सक कर लेती है। तो जो विचरेरिया बैनक्रॉफ्टी है उसका जो वेक्टर है, होस्ट जिसके थ्रू ट्रांसमिशन होती है, वो है क्यूलेक्स फेटिजन मॉस्किटो। तो ये ब्लड को सक कर लेती है और ब्लड के अंदर क्या चले जाते हैं, माइक्रोफिलीरी, और वहाँ पर जैसे ही ये मस्कीटो के अंदर जाएंगे तो माइक्रोफिलीरी इन्फेक्टिव लार्वी के अंदर चेंज हो जाते हैं। और जो इन्फेक्टिव लार्वी हैं ये मस्कीटो के माउथ पार्ट्स में माइग्रेट हो जाते हैं। माउथ पार्ट से ये, अब जब मस्कीटो बाइट करेगी मैन को, वहाँ से वो एंटी कोआगुलेशन के लिए मतलब कोआगुलेशन ना हो उसके लिए एंटी कोआगुलेंट सिक्रीट करेगी ब्लड के अंदर, सलाइवा सिक्रीट करेगी। सलाइवा में इसके क्या प्रेजेंट होते हैं, जो लार्वी होते हैं, इन्फेक्टिव लार्वी हैं, वो प्रेजेंट रहते हैं और वो ब्लड में चले जाते हैं, क्योंकि उसको ब्लड सक करना है तो वो पहले सलाइवा सिक्रीट करेगी। सलाइवा के अंदर इन्फेक्टिव लार्वी होते हैं, और इन्फेक्टिव लार्वी पर्सन के ब्लड में चले जाते हैं और उस पर्सन को इन्फेक्ट कर देते हैं। अब वहाँ से लिम्फेटिक वेसल्स में चले गए, अब जाकर ये क्या करते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं, और लिम्फेटिक वेसल्स को ब्लॉक करने के बाद जो अफेक्टेड पार्ट है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, और जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर एरिया की डिफिगरमेंट हो जाती है और डिसेबिलिटी हो जाती है, क्योंकि पर्सन का पैर है या फिर कोई और ऑर्गन है, आर्म है, तो वो मतलब इस तरह से उसकी शेप चेंज होती है कि पर्सन चल भी नहीं सकता। जो ये डिजीज़ है ये इतनी ज़्यादा फैटल नहीं होती, लेकिन डिसफिगरमेंट हो जाती है, डिसेबिलिटी आ जाती है। इसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है, जो मस्कीटोज़ हैं उसके इरेडिकेशन किया जाना चाहिए मस्कीटोज़ के लिए, और जो ब्रीडिंग प्लेसेस हैं मस्कीटोज़ के उनको भी इरेडिकेट करना चाहिए, जिसके थ्रू जो डिजीज़ करने वाले मस्कीटो हैं, डिजीज़ मतलब जो फिलीरियल वर्म्स को ट्रांसमिट करने के लिए मस्कीटोज़ हैं वो अवेलेबल नहीं होंगे तो ट्रांसमिशन नहीं होगा। तो इस तरह से हम फिलीरियासिस को प्रिवेंट कर सकते हैं, और इसके लिए मेडिसिन्स भी हैं, उसको प्रिस्क्राइब किया जा सकता है, जो फिजिशियन प्रिस्क्राइब करे उसके अकॉर्डिंग ही दवाई ली जा सकती है। इसके अलावा रिंग वर्म्स हैं, नेक्स्ट डिजीज़ है, इसके कॉजल एजेंट है माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन एंड एपिडर्मोफाइटन। तो इनके थ्रू ये फंजाई है, और इसके थ्रू क्या है, रिंग वर्म्स हो जाते हैं, और सिम्टम्स में क्या है, इन्फेक्शन हो जाता है, ड्राई सी स्केली सी लेजन्स हो जाती हैं पर्टिकुलर एरिया में बॉडी के, जिसे दाद बोला जाता है नॉर्मल लैंग्वेज में, जो कॉमन लैंग्वेज है उसमें हम दाद बोलते हैं। तो ये इन्फेक्शन होता है, किसके थ्रू हो सकता है, फंजाई के थ्रू हो जाता है। और मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन इसमें क्या है, अगर किसी भी जो पर्सन है या तो वो सॉइल के थ्रू ट्रांसमिट होता है, या फिर किसी भी अफेक्टेड पर्सन का, आप टॉवल यूज़ करते हैं, उसकी क्लोथ्स यूज़ कर सकते हैं, इवन जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी कॉम्ब यूज़ करते हैं, तो उसके थ्रू भी जो फंजाई है उसका ट्रांसमिशन हो सकता है। तो इसके लिए भी बड़ी सारी लोशंस हैं, दवाइयाँ हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। तो अकॉर्डिंग टू फिजिशियन वो प्रिस्क्राइब करते हैं कि इन चीज़ों को किस तरह से हटाया जा सकता है।
माइक्रोस्पोरम परफर के थ्रू तो जो डैंड्रफ होता है वो भी होता है, तो उसके लिए भी बड़े सारे शैम्पू चले हैं आजकल। फिर है नेक्स्ट डेंगू फीवर। डेंगू फीवर को कॉज करता है फ्लेविरिबोवायरस, ठीक है, एक वायरस है जिसका वेक्टर है एडिस इजिप्टी। इस एडिस इजिप्टी के थ्रू जो डेंगू फीवर है वो ट्रांसमिट हो सकता है। तो डेंगू फीवर दो तरह का होता है, एक तो होता है क्लासिकल डेंगू, दूसरा है हेमरेजिक फीवर करने वाला, ठीक है। जो क्लासिकल डेंगू होता है इसमें तो क्या होता है, हाई फीवर होता है, जो मसल्स हैं, जॉइंट हैं, वहाँ पर पेन होनी स्टार्ट हो जाती है, जो चेस्ट है वहाँ पर रैशेज हो जाते हैं और अपर लिम्स में रैशेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से पर्सन अफेक्ट होता है। और इसके अलावा जो पर्सन है उसकी जो टेस्ट की सेंस है वो भी नहीं रहती, उस पर्सन को किसी भी चीज़ का टेस्ट नहीं आता और उसे नोज़िया हो जाता है, वॉमिटिंग होती है। और जो दूसरा है हेमरेजिक फीवर, वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है। सिम्टम्स इसके जैसे ही होते हैं, लेकिन पर्सन के नाक से, मुंह से, गम से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, स्किन में ब्राउजिंग होनी शुरू हो जाती है और पर्सन के स्टमक में पेन रहता है, उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, उसके मुंह में ड्राइनेस रहती है, उसकी स्किन पेल हो जाती है और उसको बार बार वॉमिटिंग आती है और वॉमिटिंग में ब्लड भी आ सकता है, उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। तो और इसका डेंगू का पहले तो इलाज नहीं था, लेकिन आजकल बड़ी सारी मेडिसिन चली हैं इसके लिए भी, लेकिन पर्टिकुलर ऐसी कोई वैक्सीन नहीं है इसके लिए। और मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो जो एडिस इजिप्टी है इसके थ्रू ये ट्रांसमिट होता है, ये मच्छर काटता है, फीमेल है ये एडिस इजिप्टी, इसके थ्रू ही ये ट्रांसमिट होता है। और अब इसमें कंट्रोल और प्रिवेंटिव मेजर से ही हैं अगर, और इसका ऐसा होता है कि जो ये मच्छर होता है ये फ्रेश वाटर में मिलता है, ठीक है, फ्रेश वाटर में ग्रो करता है। और जो एडिस इजिप्टी है वो मतलब ज़्यादा हाइट तक नहीं उड़ सकता, तो इसका प्रिवेंटिव मेजर्स यही हैं कि जो मलेरिया के लिए मॉस्किटोज़ के लिए आप पढ़ते हैं कि जो मस्किटोज़ के ब्रीडिंग प्लेसेस हैं उसको इरेडिकेट किया जाए। अगर आपका फ्रेश वाटर भी है उसको भी मतलब ढक के रखा जाए ताकि वहाँ से मस्किटोज़ ना पनप सकें। और अगर हो तो उसके ऊपर भी मतलब आपके टंकी वगैरह होती है तो उसमें भी आप जो केरोसिन ऑयल है उसको स्प्रिंकल कर सकते हैं ताकि जो अगर लार्वी हैं तो वो ख़त्म हो जाए। इसका भी पर्टिकुलर सीज़न होता है जिसमें ये मतलब एपिडेमिक की तरह फैलता है, तो उस पर्टिकुलर सीज़न में ध्यान रखना होता है ज़्यादा। बाकी इसके लिए जो मेडिसिन्स हैं वो दूसरी मेडिसिन्स हैं जो प्रिस्क्राइब की जाती है डॉक्टर्स के थ्रू, उसको लेना चाहिए। बाकी मॉस्किटो रिपेलेंट हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से जो डेंगू है उसको ट्रांसमिट होने से रोका जा सकता है क्योंकि इसके थ्रू ही ट्रांसमिट होता है। अब इस चैप्टर में आपका जो नेक्स्ट जो पोर्शन बचता है वो बचता है फिर आगे इम्यूनिटी वाला, उसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास।